सर आपका माइक बंद है शायद। थैंक यू सर। तो मैं आपसे ये कह रहा था, माइक बंद जब था तब मैं आपसे जो कह रहा था मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी एक ही क्लास हुई है अभी तक, और उसी क्लास में भी डिस्कस्ड अबाउट द कैलोरीमेट्री, है ना। हमने कैलोरीमेट्री पे चर्चा किया था, थोड़ी सी चर्चा हमने कैलोरीमेट्री पर करी थी, अगर आपको याद हो। और कैलोरीमेट्री, गुड आफ्टरनून जैनब। कैलोरीमेट्री में आई टोल्ड यू दैट कि आपका जितना, अगर हम किसी भी चीज को मिक्स करते हैं, मतलब अगर कोई भी दो लिक्विड या कोई भी दो बॉडी, अगर वी आर मिक्सिंग द टू बॉडीज और मोर देन टू बॉडीज और मोर देन टू लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो उस केस में होगा क्या कि कोई रिलीज करेगा हीट और कोई एब्जॉर्ब करेगा हीट। द हीट रिलीज्ड बाय वन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर। और पूरे सिस्टम के हीट एनर्जी का चेंज अगर मुझसे कोई पूछ ले, तो पूरे सिस्टम के हीट एनर्जी का चेंज विल बी इक्वल टू जीरो। और इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, आपको पता नहीं मुझे याद है कि नहीं आपको। मैंने उस केस में भी एक क्वेश्चन कराया था, वाटर और आइस को मिक्स कराया था, अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर एंड व्हाट विल बी द फाइनल कंटेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर फाइनल कंटेंट क्या होगा, मतलब कितना आइस होगा, कितना वाटर होगा, या पूरा का पूरा वाटर होगा, या पूरा का पूरा आइस होगा। और वो मैंने आपसे बोला था कि जेई का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो वैसे ही एक और क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, बस इस बार फर्क ये है कि हमने वाटर और आइस को मिक्स नहीं किया है, वी आर मिक्सिंग आइस विथ स्टीम। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन एंड 6 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन। मतलब वी हैव two things in a mixture, and that is one is steam and another one is ice. स्टीम का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो। एक्चुअली में इसमें मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप आइस पे स्टीम पास करा रहे हो। आइस रखा हुआ है, उस पर लाके वेपर मार रहे हो, स्टीम मार रहे हो, है ना, स्टीम पास करा रहे हो ओवर द आइस। तो आपको पूछा जा रहा है कि सर इस केस में होगा क्या, कि मिक्सचर में कितना पानी होगा, या कितना स्टीम होगा, या और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, या पूरा का पूरा पानी होगा, या पूरा का पूरा स्टीम होगा, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दैट ऑफ मिक्सचर। ये आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन समझ आ गया होगा शायद। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। यस यस सर। ठीक है, कैसे करेंगे सर, कैसे? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हफ्ता गुजर ही गया होगा लास्ट क्लास हुए, तो इसलिए मैं याद दिला देता हूँ। और ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते बिकॉज टाइम रेस्ट्रिक्शंस भी है अपने साथ। तो इस एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप दोनों को, जिन चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं, दोनों को आप सेम रेफरेंस टेम्परेचर पे ले आइए, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द रियल केस। आप मतलब जो आपका आइस है और आपका जो स्टीम है, उन दोनों को आप एक कॉमन टेम्परेचर पे ले आइए, सेम टेम्परेचर पे ले आइए, तभी आपको पता चलेगा कि लूज मतलब कितनी हीट यूज हो रही है, या कितना हीट मिल रहा है, कितना हीट जा रहा है। देखो एक बात तो तय है कि अगर आप स्टीम को अगर बर्फ के साथ मिक्स कर दो, आइस के साथ, तो एक बात तो सर सबको क्लैरिटी होगी, सबको एक बात पता होगी कि अगर मैं स्टीम और आइस की मिक्सिंग कर दूं, तो आप खुद एक बात सोच के देखिए कि अगर आप आइस और स्टीम को मिक्स करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि स्टीम जो है वो बर्फ को पिघलाएगा? सोच के देखिए, मेल्ट करेगा। यस पिघलाने सर। का मतलब यस सर। भाई एक बात तो ऑब्वियस है कि ये जो आपका स्टीम है वो आइस को मेल्ट करेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो क्या पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी? क्या कुछ लेकिन पोर्शन मेल्ट होगा, है ना? सर वो दूसरी अपने, तरफ, हाँ तो बोलिए। दूसरी तरफ आइस भी तो है सर, तो ऐसे दूसरी तो तरफ वो आए, भी क्या क्या फिर से बोल। सर, जैसे स्टीम आइस को मेल्ट कर सकता है, तो सर आइस भी तो है, तो वो मतलब स्टीम पे कोई वो नहीं होगा। दोनों में हायर टेम्परेचर किसका है, स्टीम का या आइस का? स्टीम का ही है। अच्छा, बात भी है। तो हीट कौन दे सकता है? जो हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, ठीक तो है। स्टीम हायर टेम्परेचर पे वही हीट दे सकता है। अब ये कहोगे सर फ्रीज तो नहीं कर देगा? फ्रीज करने की पॉसिबिलिटी भी अगर हमें चेक करनी है, तो हमें तो बस ये देख के चलना है कि हीट कैन बी गिवन बाय द स्टीम ओनली, हीट कैन नॉट बी गिवन बाय द आइस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर स्टीम अपना हीट दे, तो स्टीम अगर हीट देगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर रिड्यूस। पहले तो अगर स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा और उससे हीट अगर वो दे रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर स्टीम हीट दे और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो स्टीम स्टीम ही रहेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, या स्टीम वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? मुझे ये बताएं सारे के सारे पहले तो। सर एक बार रिपीट कर देंगे?
मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। सर मैंने आपसे बोला कि स्टीम इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर स्टीम हीट प्रोवाइड कर रहा है, स्टीम इज लूजिंग इट्स हीट, तो स्टीम स्टीम ही रहेगा एट अ लोअर टेम्परेचर, या स्टीम वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? कन्वर्ट हो वाटर में जाएगा। कन्वर्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर में क्यों? convert। क्योंकि सर क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही अगर ये मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर होता तो पहले इसका टेम्परेचर 100 पे आता और फिर उसके बाद इसका स्टेट चेंज होता, बट इट इज ऑलरेडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर तो स्टेट ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ये हीट प्रोवाइड करेगा इसका स्टेट चेंज होगा, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम स्टीम टू वाटर। सीधी सी बात सर, चलो कन्वर्जन करते हैं। तो सर चलिए, Q इज इक्वल टू स्टीम टू वाटर मतलब M इंटू L, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू कितनी सर? Q इज इक्वल टू मास, मास की वैल्यू कितनी कर रखी? 5, तो 5 ग्राम, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? 540 कैलोरी पर ग्राम, विच इज द लेटेंट हीट, ठीक है, ऑफ द स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम कहने का मतलब ही यही था कि जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी या हीट विल बी गिवन पर ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 540। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 540 गुने 5, तो 500, 5 का 20, 5 5 25, 25 2 27, तो 2700 कैलोरी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी गिवन बाय द स्टीम। स्टीम इतना हीट देगा, और ये हीट लेगा कौन? कौन लेगा? ठंडा बर्फ लेगा, आइस लेगा। बहुत बढ़िया साहब। तो आइस को भी, अच्छा ये जब ये इसने इतना हीट दे दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पानी बन गया। तो आइस को भी यहीं पे ले आओ, आइस को भी किस में कन्वर्ट करो? वाटर में। कितने टेम्परेचर पर? एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो क्या होएगा, आइस के साथ अगर हम बात करें पहली बार, तो आइस ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये अगर पहले हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये इसका स्टेट चेंज होगा एंड इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वाटर। तो पहला तो इसका स्टेट चेंज होगा, अगर आपने यहाँ के बाद इसको कुछ भी हीट दिया तो वो ऑलरेडी 0 पर है, तो 0 के बाद तो वो मेल्ट ही होगा ना 0 पे। तो Q इज इक्वल टू M इंटू L, मतलब 6 इंटू 8, 8 6 48, तो Q इज इक्वल टू 480 कैलोरी। ये पहला अमाउंट ऑफ हीट जो इसने लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। यहाँ पर ये क्या हो गया? ये वाटर में कन्वर्ट हो गया H2O, बट वो H2O कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बट हमें, मैंने बोला कि दोनों का सेम टेम्परेचर लाना है, दोनों का लेवल सेम करना है। तो अभी तो ये वाटर बना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हमें वाटर लाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लाना है तो हम इसको फर्दर और हीट करें। अब जब हीट करेंगे तो ये वाटर ऑलरेडी है, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या लिखेगा आप? M इंटू S इंटू डेल्टा T लिखिएगा। तो Q2 की वैल्यू आप क्या लिखिएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय S, स्पेसिफिक हीट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर का डिफरेंस इज 100, तो दैट विल बी इक्वल टू 600 कैलोरी। क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है तो मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया? दोनों को सेम रेफरेंस लेवल पे ले आए। अब ये देखो, स्टीम ने जो हीट दिया वो 2700 है। आइस पहले पानी बना, फिर पानी बनने के बाद क्या हुआ? फिर पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा, और पूरे प्रोसेस को होने में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आइस ने लिया वो कितना है? तो वो है सर 1080 कैलोरी। ये तो है 600 प्लस 480, है ना? इसका मतलब ये पूरा कर लेने के बाद भी हीट बच जाएगी, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद भी हीट बच जाएगी या नहीं बचेगी? ठीक है, तो हीट बच गई, सीधी सी बात है, हीट बच गई। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, जितना आइस है वो सारा का सारा आइस मेल्ट हो गया पहली बार तो ये, और उसके मेल्टिंग होने के बावजूद वो पूरा का पूरा पानी भी बन गया। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है, मतलब पानी बना प्लस उसका टेम्परेचर 100 पे भी पहुंच गया, और इतना होने के बावजूद अभी भी हीट बाकी। तो अब जो बची हुई हीट है वो क्या करेगा? वो टेम्परेचर बढ़ाएगा या स्टेट चेंज करेगा? हाँ पूछिए सर। ये मतलब एक बार और बता दिए, पूरा ये समझ में गया। मैं फिर से सुन, मेरी बात फिर से सुन, जिसको नहीं समझा वो सुनो। अगर मैं स्टीम को पानी बना दूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो स्टीम कितना हीट दे रहा है? 2700 कैलोरी। भाई जिसको नहीं आया वो सुन ले। और आइस को भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में कन्वर्ट करें तो कितना हीट आइस लेगा टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो पहली बार अगर पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पहले हीट जो भी मिलेगी उसका वो इसके अपने स्टेट को चेंज करेगा फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, मतलब फ्रॉम आइस टू वाटर।
तो आइस से वाटर जाने में इसको 480 कैलोरी चाहिए, हो गया चेंज। अब ये जो बना वो क्या है, वो पानी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फर्दर इसको और हीट अगर मिलेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के लिए फर्दर कितना चाहिए, 600 कैलोरी। देखो दो चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई है भाई। इसको पानी बनने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पे आने के लिए इसको जो टोटल हीट चाहिए दैट इज 1080 कैलोरी, ये इसकी डिमांड है। और इसको सप्लाई कौन दे रहा है, स्टीम दे रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? सप्लाई कौन कर रहा है, स्टीम। स्टीम कितना सप्लाई कर सकता है, कितनी हीट सप्लाई कर सकता है उस लेवल पे आने में, 2700 कैलोरी। और डिमांड कितनी है, 1080 कैलोरी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा या नहीं होगा? जी सर। नहीं समझे, पूरा आइस मेल्ट हो गया। आइस मेल्ट हो गया और आइस मेल्ट होकर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, ये पूरा काम हो गया, फिर भी हीट बच गई। कितनी हीट बच गई, हीट रिमेनिंग कितना है भाई, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद भी हीट रिमेनिंग कितना हुआ? तो टोटल हीट कौन दे रहा है, 2700 कैलोरी। ठीक है, 480 इसमें कन्वर्जन मतलब वो आइस से वाटर बनने में, 600 कैलोरी ये फर्दर इसका टेम्परेचर बढ़ने में। तो ये सब सॉल्व किया तो कितना बच गया हीट, 1620 कैलोरी, ये इतनी हीट बच गई। अब जो ये बच गया ना, वो आप क्या करेगा, जो बच गया वो फर्दर क्या करेगा, वो अब फर्दर ये जो पानी बना है उसके स्टेट को चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, बहुत बढ़िया फातिमा, क्या चेंज करेगा, स्टेट को चेंज करेगा। पहले तो आप देख लो कि हमारा डिमांड और सप्लाई का काम पूरा हो गया या नहीं। अब अगर चीजें बच गई तो वो फर्दर फिर से क्या करेगा, फिर से स्टेट को चेंज कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही पानी पानी हो गए, तो स्टेट को चेंज करेगा। अब स्टेट को चेंज करेगा तो स्टेट को चेंज करने के लिए अवेलेबल हीट कितना है, 1620। कितना मास कन्वर्ट होगा, ठीक है, कितना मास कन्वर्ट होगा, तो उस मास को m लिख लेते हैं, इनटू किस में कन्वर्ट होना है, स्टीम में। तो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए 540 कैलोरी चाहिए हर 1 ग्राम को। तो मास विच इज कन्वर्टेड इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1620 डिवाइड बाय 540। ये सॉल्व करके देखिए, जितना भी आ जाए, जो भी आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ, अब पूरी स्टोरी को समझ, तुम खुद सोचो लॉजिकली, ध्यान से सुना, दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा, समय का रिस्ट्रिक्शन है। आप लोग लॉजिकली बस इसी से समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आइस और स्टीम को मिलाएंगे, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आइस के मेल्ट होने के चांसेस हैं, हाँ ना बोलो? आइस मेल्ट होगा, ठीक, आइस मेल्ट होगा। यहां पर सिर्फ आइस मेल्ट ही नहीं हो रहा, आइस मेल्ट भी हुआ और उसके बाद आइस का कुछ पोर्शन जो मेल्ट हुआ है वो फिर किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में भी कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो आप? आइस मेल्ट भी हो रहा है और साथ साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस मेल्ट होने के बाद स्टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हीट बहुत बच रही है। समझे? तो कितना मास कन्वर्ट हुआ आइस का स्टीम में, तो वो हमने निकाल लिया, 162 डिवाइड बाय 54, जितना भी इससे रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए, अब आपके पास क्या होगा, पूरे मिक्सचर में क्या होगा, दो चीजें होंगी, पानी और स्टीम। स्टीम कितना होगा, तो स्टीम एक तो ये 5 ग्राम स्टीम ऑलरेडी है, प्लस ये जो कन्वर्जन यहां से हुआ वो टोटल स्टीम कितना होगा, तो टोटल स्टीम कितना होगा, 5 ग्राम प्लस ऑफ ये जो मास कन्वर्ट हुआ ये स्टीम होगा, और जो बच गया टोटल मास कितना है, 11 ग्राम। कितना आ रही है, एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो ये 3 ग्राम, मतलब ये कितना हो गया, 8 ग्राम। दिस इज द स्टीम। तो पानी कितना बचा हुआ है, टोटल देखो 6 और 5 11 ग्राम है, जिसमें से 8 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो वाटर कितना है सर, 3 ग्राम। 3 लेकिन अच्छा, अब ये पूरा कन्वर्जन तो हुआ ही नहीं है, 3 ग्राम अभी भी पानी ही पानी है, 3 ग्राम तो पानी बच गया। तो अगर 3 ग्राम पानी बच गया तो उसका भी टेम्परेचर कितना है, 100, और जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ उसका भी टेम्परेचर कितना है, 100। तो अगर आपसे कोई पूछ ले फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो फाइनल टेम्परेचर आप कहेंगे 100 है सर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर 100 है। कोई दिक्कत इस बात में? और मिक्सचर में क्या चीजें हैं, तो मिक्सचर में दो चीजें हैं, स्टीम भी है और पानी भी है। स्टीम कितना है, 8 ग्राम, पानी कितना है, 3 ग्राम। नहीं पल्ले पड़ा, एक और करा दूं क्या? सर यहाँ से बता दी, जहाँ से ये आ गया ना, मास 3 ग्राम आ गया, वहां से बता दिया। बिल्कुल सर। तो मास जो 3 ग्राम आया, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आइस है ना, 6 ग्राम आइस, 6
इस 6 ग्राम आइस का 3 ग्राम जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हीट इतनी अवेलेबल है जी। 3 ग्राम वाटर अब बच गया। हाँ, और 3 ग्राम किस में बचा रह जाएगा? पानी में। पानी तो पूरा ही बन गया, 100 डिग्री पे भी पूरा पहुंच गया, ठीक है, बट जो स्टीम बनने की बारी आई तो सिर्फ 3 ही ग्राम स्टीम बन पाया, बाकी 3 ग्राम पानी ही रह गया। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबल बची ना हीट, पहला 2 काम करने के बाद जो हीट रह गई वो उतनी ही कैपेबल थी कि वो 3 ग्राम को कन्वर्ट कर पाए स्टीम में, बाकी 3 ग्राम को स्टीम में वो फर्दर कन्वर्ट नहीं कर पाए। समझे? नहीं समझे? जी सर, ठीक है। तो सन्नाटे में चलेगा दोस्त। आगे क्लैरिटी है? क्या? बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वारे वाह। ठीक है, चलिए सर, तो अगले सवाल पे आते हैं। देखो समय कम है, क्रैश कोर्स है ये, तो इसमें तो पढ़ाया नहीं जा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको मैंने मेथड बताया, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए, प्लीज उसको आप फिर से जाके देखना कि मास्टर ने कराया क्या, और उस पर फिर से अपना एफर्ट लगाना, क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, या एक आध क्वेश्चन सर फंस जाए लास्ट तो स्लाइड पूछ एक लेना। बार और दिखा देगा। एक मिनट। तो इससे ठीक है पहले सर। भी कोई क्या करवाया था? नहीं, ठीक है। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन करो रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक हीट टाइप्स। इसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे भी फॉर्म कर देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, एक तो वैरायटी ये है कि भाई मिक्सिंग विक्सिंग करके आपसे कुछ पूछ लें, फाइनल टेम्परेचर पूछ लें, या मिक्सचर का कंटेंट पूछ लें। ठीक है, कंटेंट पूछने का मतलब कितना ग्राम पानी, कितना ग्राम आइस, या कितना ग्राम आइस, या कितना ग्राम स्टीम, ये मिक्सचर का कंटेंट होता है। एक तो तरीका ये है सवाल के पूछने का। दूसरा तरीका ये कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बातें पूछ ली जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये आपसे बोला गया हेल स्टोन। हेल स्टोन मतलब वही जो बर्फबारी पत्थर जो कहते हैं हम लोग नॉर्मल शब्दों में। हेल स्टोन्स आर फॉलिंग फ्रॉम हाइट of 800 meter such that on striking on ground, all energy gets converted to heat देखिए सर, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेल स्टोन आर फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 800 मीटर सच दैट ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ग्राउंड all of its energy gets converted to heat by 40% is utilized in melting ice। मतलब जो हीट में कन्वर्ट हुई है जो एनर्जी, उसका सिर्फ 42% क्या हो रहा है, वो 42% इज बीइंग यूज्ड टू, या वो 42% ही किसको मेल्ट कर पा रहा है, आइस को। मतलब हेल स्टोन मतलब बेसिकली वही जो वो बारिश के दिनों में ओले ओले पड़ते पड़ते हैं, हैं। उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि भाई इस एनर्जी का वो जो पूरा कन्वर्ट हुआ एनर्जी, उसका सिर्फ 42%, मतलब इस एनर्जी का ऐसे समझ लो कि इस एनर्जी का ओनली 42% इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेल्ट योर आइस। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन उसका कन्वर्ट होगा वाटर में, या कितना फ्रैक्शन आइस का मेल्ट हो जाएगा। मतलब पूरी एनर्जी का सिर्फ 42% ही किसको यूज हो रहा है, कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है। 42% ऑफ कौन सी एनर्जी, ऑफ द एनर्जी ऑफ द हेल स्टोन। हेल स्टोन जो फॉल कर रहा है, वो जितनी एनर्जी से फॉल कर रहा है उसका 42%। ये हैट नहीं है ये।
क्लियर? सर शुरू में, सर एक बस शुरुआत वाला एक डाउट है सर। बोलिए। सर इसमें शुरू में तो यही यूज करूँ ना, mgh इज इक्वल टू ms डेल्टा t। नहीं, बिकॉज डायरेक्टली उसने बोला कन्वर्जन हो रहा है। इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट देख लेते हैं। हेल स्टोन आर फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 800 मीटर सच दैट ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ग्राउंड, ऐसा कर लो इसको, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट बाय 42% स्ट्राइकिंग ऑन ग्राउंड, ऑल हटा दो यहाँ से, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट बाय 42%। इसका मतलब है कि जो हेल स्टोन की एनर्जी है ना, वो उसका 42% जो है दैट इज यूटिलाइज्ड इन कन्वर्टिंग द आइस इनटू वाटर। इसका मतलब है यहाँ पर डायरेक्टली आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यू कैन नॉट यूज दैट एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाली बात होती तब एमएस डेल्टा टी करते, यहाँ पर तो कन्वर्जन हो रहा है ना सर। नहीं समझे आप? यस सर सर। गुलाम समदानी कहते हैं कि 42 आंसर आएगा। अच्छा देख लेते हैं भाई, सीधी सीधी सी बात है कि 42% जो इसका है, किसका 42% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही किस में कन्वर्ट हो रहा है, वही कन्वर्ट हो रहा है इनटू द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ द आइस इनटू वाटर। तो 42% ऑफ किसका लिखेंगे आप, 42% ऑफ mgh, बेसिकली 42% ऑफ mgh, this will be written as equal to m multiplied by l। 42% of mgh will be written as equal to m multiplied by l। यहाँ पर आप बात समझिए कि 42% का मतलब ये हो गया 42 by 100 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय mgh। m एक्चुअली में हमें फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कितना हेल स्टोन गिर रहा है ऊपर से, वो हेल स्टोन का मास कितना गिरा वो तो नहीं पता हमें सिर्फ हाइट गिवन है कि हाइट इतने हाइट से गिर रहा है, तो इतने हाइट से गिर रहा है, तो मास कितना है मुझे नहीं पता। इसीलिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। याद रखो, क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन पूछा है, ये नहीं पूछा कि मास कितना कन्वर्ट हुआ। अगर वो हेल स्टोन का मास दे देता तो फिर आपसे ये हो सकता था कि वो आपसे मास ऑफ द आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर पूछ लेता, बट उसने हेल स्टोन का मास नहीं दिया आपको, तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो इसलिए मास से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो मास मल्टीप्लाइड बाई जी, जी की वैल्यू 10, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट की वैल्यू 800, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लगाया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। बस उसमें क्या किया, 42/100 इसलिए किया क्योंकि ओनली 42% ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ आइस इनटू लिक्विड। और इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कितना कन्वर्ट हुआ, m डैश। अच्छा ये दोनों मासेस अलग हैं, ऐसा नहीं कर देना कि m से m उड़ा देना। ये मास हेल स्टोन का मास है, दिस इज द मास ऑफ हेल स्टोन, m इज मास ऑफ हेल स्टोन, और m डैश क्या है, वो मास है जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो m डैश मल्टीप्लाइड बाय l, l की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 80। अब इस बात को समझिएगा, 80 जो हम लिखते हैं वो 80 हम किस में लिखते हैं, सोच के देखो। 80 ये बेसिकली क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। याद आया सर? तुम्हें नहीं याद आया? यस सर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यूनिट क्या होती थी इसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम लिखते हैं तो 80 के साथ क्या लिखते हैं, कैलोरी लिखते हैं सर। कैलोरी पर ग्राम सर। कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अगर Yes. ये कैलोरी पर ग्राम लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, और ये जो mgh में आपने हाइट लिखा है वो 800 मीटर लिखा है, विच इज द एसआई यूनिट। जी की जो वैल्यू आपने लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एसआई यूनिट। यूनिट का ध्यान रखिएगा सर, यूनिट के वजह से भी सन्नाटे में चले जाओगे। तो यूनिट क्या है सर, यूनिट लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें एसआई यूनिट है, और कैलोरी पर ग्राम में ना तो कैलोरी एसआई यूनिट है ना तो ग्राम एसआई यूनिट है। अब क्या, तो अब इस 80 में को convert। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में, सर जूल्स। सर वहां जूल पे पर किलोग्राम। 4.2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 42 आराम से कट जाएगा वहां से, लेफ्ट हैंड रुक साइड। जाओ रुक जाओ। 4.2 अगर सिर्फ करते हैं तो 4.2 का मतलब होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। यहां पर सिर्फ कैलोरी को कन्वर्ट करना है या कैलोरी पर ग्राम को कन्वर्ट करना है दोस्त? तो कैलोरी पर ग्राम। तो 4.2 नहीं, 4200 से डिवाइड करो लेफ्ट साइड, अच्छा सर। या फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि 4200, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तुम करते रहो, ठीक है। ये कह सकते हो आप, है ना। तो फ्रैक्शन क्या होगा सर, यहाँ पर फ्रैक्शन होगा m डैश अपॉन m। आपको किसकी वैल्यू निकाल लेना है, m डैश अपॉन m की वैल्यू। कैलकुलेशन तुम्हारा काम, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा।
सर मैं 80 यूज कर लिया था सर, इसी वजह से 42 आ रहा था। 80 यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। यस मेथड बिल्कुल सही लगाने के बावजूद गलती आ जाएगी, तो इसलिए 80 ख्याल रखेंगे यूनिट्स का। सर एक यहाँ पे डाउट था सर। जी बताइए। सर एक बार सर वो मैंने ऐसे सर इससे मैंने दूसरा अभी जो क्वेश्चन करा था ना, वो थोड़ा ऐसा था, एमजीएच था, तो उसमें राइज इन टेम्परेचर निकालना था। तो सर उस वाले में मैंने ऐसे ही करा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ना जूल 4.2 से मल्टी वो डिवाइड कर दिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलोरी में आ गया था और राइट हैंड साइड में भी। सर बट तो यहाँ पे उसमें तो आपने ऑलरेडी नहीं, उसमें तो 4200 का ऑलरेडी करा ना, वो वाला बता दीजिए। देखिए मेरी बात समझिए कि अगर आप हीट की वैल्यू लिख रहे हैं ना, और हीट की वैल्यू आपको कैलोरी में गिवन है, दो बातों में फर्क है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी हीट की वैल्यू है लेट्स से 10 कैलोरी, और आपसे कोई बोले कि नहीं इसको जूल में कन्वर्ट करो, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप? अच्छा ठीक है सर। है ना? लेकिन सर यहाँ पर ये जो यूनिट है वो कैलोरी पर ग्राम, इट इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। तो कैलोरी पर ग्राम है ना, तो 80 कैलोरी पर ग्राम का क्या मतलब हुआ कि अगर इसको ठीक हमें है सर, जूल समझ केजी में कन्वर्ट करना है तो ऊपर भी समझ गए? समझ चलिए गया सर, सर, आगे आगे। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर हीट है इसलिए 4.2 से सिंपली सर पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों ली, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं? बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। देखिए साहब, यहाँ पर जो एनर्जी है हम कहाँ से कहाँ कंजर्व कर रहे हैं, इस बात को समझिए। एनर्जी का हमेशा याद रखिएगा, आप लोग मैकेनिक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हो और आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद वर्क एनर्जी पावर। एनर्जी किसी इंडिविजुअल बॉडी की पहली बात तो कंजर्व नहीं होती। इस बात को मैं ऑल्दो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट मेरी बात सिर्फ सुन लो। एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है। पहली बात तो ये कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनर्जी किसी भी दो पॉइंट पे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां से आपसे कहा जा रहा है कि द हेलस्टोन इज बीइंग ड्रॉप, हेलस्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। तो ये जहां से फॉल कर रहा है वहां पर इसकी हमें, ये यहां से फॉल कर रहा है भाई, ये हाइट हमें पता है 800 मीटर। ठीक है, अगर मान लो कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहूं कि नहीं मैं काइनेटिक एनर्जी लेना है, तो क्या आपको यहाँ पर पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी पता है क्या? क्योंकि आपको वेलोसिटी नहीं पता। जिसने ये मुझसे सवाल पूछा उससे मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही छोटे बच्चे? तो हमें काइनेटिक एनर्जी तो पता ही नहीं है। दूसरी बात, फॉलिंग वर्ड है ना, फॉलिंग का मतलब ये हुआ कि भाई जहां से फॉल करेगा वहां से रेस्ट से वो फॉल करेगा, तो रेस्ट से फॉल करेगा तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी सर, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। समझ रहे हैं? उसके बाद ये स्ट्राइक हुआ, उससे हमें मतलब नहीं किस वेलोसिटी से स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि हम वहां पर कंजर्व ही नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो एनर्जी है इसके पास, उसी एनर्जी का 42% किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। बीच में इसके साथ क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल घटी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इनिशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल, उसी का कितना परसेंट कन्वर्ट हो गया, 42%, बात खत्म। ठीक है, हम और हमें काइनेटिक एनर्जी तो पता ही नहीं है। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसे बोल देता, यही क्वेश्चन ऐसे बोल देता, सुन लीजिए मेरी बात, ये एक क्वेश्चन की वैरायटी बहुत हो सकती है। रेगुलर क्लास में ऐसे ही दो चार करा दिए जाते हैं, बच्चा खुश होता है, बट फॉर्मेट यही रहता है सर। ये देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक बुलेट है, ये बुलेट जा रही है भाई 4 मीटर पर सेकंड, ताजा तरीन सवाल तुम्हारे लिए, बिल्कुल एकदम मार्केट में कराऊंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूं मेथड। पूरा पढ़ने के लिए रेगुलर क्लास ज्वाइन करें भाई। आइस, आपसे कहेगा बुलेट जा रही है, जाके पेनिट्रेट हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी का 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट टू मेल्ट द आइस। अब यहां पर कौन सी एनर्जी लेते फातिमा जी? आप किसको इक्वेट करते बेटा? अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह देता कि बुलेट की वेलोसिटी दे दूं और मैं आपसे कहूं कि ये बुलेट जा रही है भाई विद दिस वेलोसिटी, तो अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी पता है। ठीक है, बीच में पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्वॉल्व भी हुआ तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और जो फाइनली जो हमें हीट मिला उन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये तो पहला टॉपिक था हमारा कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो एक्सपेंशन है।
एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन और तीसरे को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तीनों पे हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। पहले जो चर्चा है हमारी वो लीनियर एक्सपेंशन पे, लीनियर एक्सपेंशन। इस पे क्या वैरायटी बनाई जा सकती है सवाल की, तो लीनियर एक्सपेंशन पे सवाल की वैरायटी को समझने से पहले जरा सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई रॉड है या कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ कंसीडर किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ रॉड और इफ यू हैव अ रिंग, ठीक है, जिसमें सिर्फ लेंथ विल बी कंसीडर्ड, तो इस केस में अगर हम इसको हीट करें, मान लीजिए कि इसका ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू लेट्स से L नॉट है, ठीक है, इसको हमने इसका हीट कर दिया तो इसका जो फाइनल लेंथ होगा दैट फाइनल लेंथ विल बी रिटन एज इक्वल टू L नॉट मल्टीप्लाइड बाय कितना 1 प्लस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेयर अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा इज कॉल्ड एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन आपने ये पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वारे वाह। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप लोगों को याद होगी कि अल्फा की जो यूनिट होती है, अल्फा की यूनिट दैट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यूनिट ऑफ अल्फा इज 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे भी लिख लो आप, या पर केल्विन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस सिस्टम में आप बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सर हमारे लीनियर एक्सपेंशन। इससे हम काम की बात क्या सीखेंगे, वो काम की बात पहले सुन लो, उसके बाद फिर फर्दर और कुछ काम की बातें सिखाता हूँ। सर इसमें जो सबसे पहली काम की बात यह है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि दो अगर रॉड है और दोनों कंबाइंड है, दोनों ज्वाइंट हैं, कंबाइंड है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ये ऐसी एक रॉड मान लीजिए, और दूसरी रॉड का कलर चेंज कर देते हैं जरा। ये मान लीजिए ये दूसरी रॉड है, टुक 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 टुक, ये दो रॉड्स हैं, ठीक है, और दोनों एक्सपैंड हो रही हैं, है ना। मान लीजिए इस रॉड का लंबाई L1 है इनिशियल, और इसका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो अल्फा 1 है, इसका L2 है और इसका कोफिशिएंट इज अल्फा 2, और ये टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1, दोनों टेम्परेचर कितने पे रखे गए हैं, T1 टेम्परेचर पे ये दोनों रखे गए, ठीक है। अब इसको आपसे कहा जा रहा है कि फर्दर क्या किया हमने, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो जाहिर है कि दोनों रॉड की लंबाई बढ़ेगी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा रे, यस सर। यस सर। है ना। अपन कोई ऐसी महफिल में नहीं बैठे हैं जहां पर एकदम अदबो आदाब में रहना है, हमें बोलना पड़ेगा, बोलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ सर देखिए सर, यहाँ से इसको अगर हमने हीट कर दिया तो दोनों की लंबाई बढ़ेगी, दोनों की लंबाई बढ़ेगी। बहुत सुंदर सर, बहुत मजा आया, वारे वाह। इसकी अगर हम फाइनल लंबाई लिख दें L1 डैश, तो दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू L1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। मान लीजिए इसका फाइनल टेम्परेचर मैंने कर दिया T2। इसी तरह से L2 डैश अगर मैं कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ L2 इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं डिफरेंस लूं, डिफरेंस का मतलब ये है कि इनका जो एक्सपेंशन के बाद के लेंथ का डिफरेंस है और एक्सपेंशन से पहले के जो लेंथ का डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस को मैं देखूं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सपेंशन के बाद जो लेंथ का डिफरेंस आया है और एक्सपेंशन से पहले जो लेंथ का डिफरेंस है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। पता नहीं क्या बके सर, कहां चला गया, हाँ, मतलब ये है कि L2 डैश माइनस ऑफ L1 डैश करिए, करके देख लीजिए। L2 प्लस ऑफ L2 अल्फा 2 डेल्टा टी होगा, माइनस ऑफ L1 अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी होगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए सर, ये L2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, और ये वाला टर्म कितना हो गया, L1 माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। कोई कष्ट यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी बता सकते हैं आप लोग? नहीं सर। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। L2 डैश माइनस ऑफ इतना, तो इस वाले टर्म को L2 माइनस ऑफ L1 एक तरफ रखो और बाकी टर्म को इधर ले आओ, L2 माइनस L1 को इधर रखो और बाकी टर्म को इधर ले आओ। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, देखो इसको फर्दर क्या सॉल्व करके लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो L2 प्लस ऑफ L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अगर आप देखेंगे इसको तो ये एक्चुअली में क्या चीज है, ये L2 डैश माइनस ऑफ L1, इसको सिंप्लीफाई करें तो सर क्या लिख सकते हैं हम, L2 माइनस ऑफ L1 के बराबर लिख सकते हैं। सर अभी आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई, यस एक मिनट रुको, यस आपको यस सर। सर गायब हो गई। एक मिनट,
अब देखिएगा, अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, दिखा आप लोगों को इरेज होता हुआ? यस सर, हाँ ये हो गया। यस सर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला कि इस केस में आप याद रखिएगा कि डेल्टा एल डैश विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा ए। ये हमेशा आता है सर, अगर ये कंडीशन लानी हो, ये आता नहीं है बल्कि ये कंडीशन अगर लानी हो, इस बात को समझो कि अगर मुझे चेंज देखना हो, ये डिफरेंस देखना हो कि ये जो इनिशियल डिफरेंसेस हैं L1 और L2 और जो फाइनल डिफरेंस आएगा L2 डैश और L1 डैश, अगर इन दोनों को इक्वल होना हो तो व्हाट शुड बी द रिलेशन। ये किसका रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर मुझे डिफरेंस इक्वेट करना हो, मतलब ये इफ अगर करना हो इसको, तो इसके लिए हम लिखेंगे L2 डैश, डेल्टा L डैश को हम लिखेंगे L2 डैश माइनस ऑफ L1 डैश इज इक्वल टू L2 माइनस ऑफ L1। L2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, तो L2 डैश को हम लिख सकते हैं L2 इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। L1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, L1 डैश को हम लिख सकते हैं L1 इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा, ये 2 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 माइनस ऑफ L1। सर इसको सॉल्व करके देखो तो क्या रिजल्ट बन रहा है, थोड़ी सी मेहनत करके देखो आप लोग। इसको सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आया फाइनली। सॉल्व करके देखिए सर जल्दी से। सर ये तो 2L1 आ रहा है सर, ऐसे कुछ करके। सर ये आपने साइन पॉजिटिव पर क्यों लगाया बीच में? सर ये आ रहा है सर, L2L1 आ रहा है, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। अब सर आप साइन सही है शायद। हाँ भाई कुछ रिजल्ट निकला? यस सर, क्या निकल गया है? 2L1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी पता नहीं माइनस तेरा का, क्या रिजल्ट निकल गया, सर अलग ही आ रहा है इसमें तो रिजल्ट। तो अजूबा रिजल्ट निकाल दिया तुमने। सर एक मिनट इधर रुकिए। मैं इधर वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ सर, सीधा इसका वेरी गुड, L1 इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 इंटू अल्फा 2, ये रिजल्ट आएगा सर आपका। सर देखिए ये L2 एक मिनट को कर रहे हैं। प्लस ऑफ L2 अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी माइनस ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 माइनस ऑफ L1 आप कीजिए, तो L2 से L1 कट जाएगा, है ना, L2 कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा डेल्टा टी से कैंसिल नहीं हो जाएगा यहाँ से, है सर? अच्छा सर, बीच में माइनस, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1, ये एक रिलेशन है जो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है ठीक है, ये रिलेशन याद रखिए, इसका मैं यूज एप्लीकेशन समझाता हूँ आप लोगों को, अभी आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। जल्दी से लिखिए L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 इंटू अल्फा 1। अगर दो रॉड ले लें और दोनों के लेंथ L1 एंड L2 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एट टेम्परेचर T1 है, और अगर T फाइनल कर दिया T2, तो उस केस में जो उसके फाइनल लेंथ का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इसे याद रखिए कि L2 अल्फा 2 that is length into its thermal coefficient will be exactly equal to the length of the other rod multiplied by its thermal coefficient। ठीक है, जैसे देखो नोट कर लिया सर ये फॉर्मूला, क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं? यस सर, आज देखिए सर, Yes, जैसे sir. आपसे क्वेश्चन बोला कि सर रॉड ऑफ लेंथ, रॉड ऑफ, अरे मिट क्यों जाता है, रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है भाई रॉड की लेंथ, हैज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, हैज अल्फा इक्वल टू कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड अनदर रॉड ऑफ लेंथ L हैज, ये लेंथ L हैज अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है, इफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द टू rods always remain same at all temperature, then the value of L is, if difference of length of two rods always
remains same, then value of L is, वैल्यू ऑफ एल बताना है आपको। फिर से सुन लीजिए सवाल। सवाल में आपसे सीधा सीधा कह रहा है कि भाई दो रॉड हैं, दोनों रॉड का जो डिफरेंस है लेंथ का वो हर टेम्परेचर पे सेम। तो अगर डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द टू रॉड इज ऑलवेज सेम, हर टेम्परेचर पे सेम, तो उस केस में तो मैं सिंपली क्या कंडीशन यूज कर सकता हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। अब बोलो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या? क्या सीधा सीधा हम कंडीशन अप्लाई करके आंसर बता सकते हैं? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त। 0.6 मीटर। यस सर। सीधी सी बात आ जाएगी सर। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2। सीधा पॉइंट है ये। अब L1 की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 है ना शायद, हाँ 40 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू आप L मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख लीजिए। यहाँ से स्वाहा 10 ये कैंसिल, तो ये L की वैल्यू बिल्कुल सही बात 60 सेंटीमीटर। बताओ क्या टाइम पास करने की कोई आवश्यकता है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि भाई दोनों रॉड की लेंथ हमेशा, उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल रहा है, तो अगर डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा तो इस केस में हम डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। एक और ऐसा क्वेश्चन कर दो, मजा आ जाए जरा। इसको इरेज कर दूं सर, सबसे हो गया होगा ये? यस सर, हो गया। अब पॉइंट ये है कि आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए। अगर आपको कंडीशन याद नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लेंथ वेंथ लिख के पूरा इक्वेट करके सॉल्व करके फाइनली आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली लगा पा रहे हो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है तो आपको याद है एकदम ताजा ताजा। भूल जाओगे तो फिर पूरा सॉल्व करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर याद रख सको तो अच्छी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर द डिजाइन ऑफ a physical instrument requires that there be a constant difference in length of 10 सेंटीमीटर। मतलब जो डिफरेंस मुझे चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंस, वो 10 सेंटीमीटर चाहिए between an iron and copper cylinder laid side by side। साइड बाय साइड दोनों को रखा हुआ है, laid साइड बाय साइड, ठीक है, at all temperatures। if alpha for iron is equal to 11 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and alpha for copper is equal to 17 into 10 to the power minus 6 y per degree centigrade, their lengths are। दोनों के लेंथ बताने। करिए सर, करिए आप लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आंसर बताइए। नहीं हुआ सर, सन्नाटे में चले गए। सर बस कॉपर वाले के क्लोज होता। क्या हो गया? सर बस 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट।
ये वाई सर इसमें कॉपर की जो लेंथ आ रही है सर वो आ रही है 9.3 और एफ की आ रही है सर 0.7। हेलो। हाँ, ये 2 सिलेंडर है, ये दिखाई दे रहा है आपको। एक का आंसर 18.5 आ रहा है। अच्छा चलो सर देख लेते हैं। सर मेरा वाला 9.3 और 0.7 आ रहा है, कॉपर की 9.3 है। चलो देख लेते हैं। ठीक है सर। सर एक बात समझिए कि आप अगर मान लीजिए कि इसकी लेंथ आप लेट लेट लेंथ ऑफ आयरन इज इक्वल टू एल मान लें हम। दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ना, ठीक है, कोई एक तो बड़ा होगा दोनों में से। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक कॉपर है और दूसरा कौन है, आयरन है। दोनों में से कोई तो एक बड़ा होगा। सवाल में आपसे क्या बोला है, द डिजाइन ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स दैट देयर बी अ कांस्टेंट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन एन आयरन एंड अ कॉपर सिलेंडर लेड साइड बाय साइड, लेड साइड बाय साइड। कोई दिक्कत इस बात में? तो दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई दिक्कत? तो अगर इसके एल लेंथ को हम एल मान लें, तो इस कॉपर की लेंथ को हम कितना मानेंगे? दोनों के बीच मुझे जो डिफरेंस चाहिए वो 10 का है। तो मुझे एक बात बता कि क्या इसको मैं एल प्लस 10 कह सकता हूँ? यानी सोच के देख, खुद सोच, मैं नहीं बता रहा, खुद सोच समझो। ये अल्फा ऑफ कॉपर और ये अल्फा ऑफ आयरन। तुम्हें मेरी बात समझ में, मैंने क्या किया? यस सर। तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आई हो तो देख लो सर, क्योंकि हमें डिफरेंस कितना चाहिए? 10 चाहिए। तो एक अगर एल है तो दूसरा एल प्लस 10 होना चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अब हमें जी ये पता है कि अगर इफ यू वांट टू मेंटेन दिस डिफरेंस एट ऑल टेम्परेचर्स, तो आप ये कह सकते हो कि लेंथ ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ आयरन, दिस शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ कॉपर। अब लेंथ ऑफ आयरन आपने कितना माना है? एल। अल्फा ऑफ आयरन कितना गिवन है आपको? अल्फा ऑफ आयरन गिवन है 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। लेंथ ऑफ कॉपर आपने कितना माना हुआ है? एल प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑफ कॉपर कितना गिवन है? 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अल्टीमेटली आपने वही फॉर्मूला यूज किया, कुछ अजूबा तो नहीं किया है आपने। ठीक है, एल प्लस ऑफ 10 की वैल्यू इतनी आ गई। तो एल प्लस ऑफ 10 की वैल्यू अगर इतनी आ गई, तो मुझे एक बात बता, 10 टू द पावर माइनस 6 मैं दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ? जी सर। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 11 एल आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ कितना आ जाएगा? 17 एल माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 170। ये आ जाएगा सर मेरे हिसाब से 17 एल और ये 11। तो ये कितना बन गया सर? ये इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा सर आपका, ये निगेटिव में आ रहा है। ये तो रिजल्ट देखो, छोटा क्या रिजल्ट निगेटिव में आ रहा है? नहीं सर 0.7 आता रिजल्ट छोटा। एक बार सर मैं ऐसे छोटा, सर मेरा आयरन का लेंथ बड़ा आ रहा है सर। ठीक है, मतलब ये निगेटिव में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हमने उल्टा किया है। मतलब बड़ा कौन होगा दोनों में? ये देखो, इस 17 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 17 है ना, इधर उधर ले जाएंगे तो निगेटिव आएगा ना बेटे। यस सर। तो मैं नहीं आया तो सन्नाटे में चलेगी। अरे समझ इसको गया इधर सर, लाएंगे मतलब तो माइनस 6 एल आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब लोचा क्या है? लोचा ये है कि आपका कौन ज्यादा लेंथ का होना चाहिए, कॉपर या आयरन? आयरन सर। आयरन शुड बी ऑफ मोर लेंथ देन दैट ऑफ कॉपर। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही निगेटिव आ रहा है तो आपको ये रियलाइज कर लेना होगा, और ये रियलाइज करके आपको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। तो हमें यहाँ पर याद रखिएगा कि किसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए? लेंथ ज्यादा होना चाहिए आयरन का। ठीक है, तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर प्लस ऑफ 10 करिएगा। नहीं आया? आ गया सर आ गया। आगे आप सॉल्व कर लीजिए जो भी आ रहा है। तो लेंथ ऑफ आयरन की वैल्यू के एल इज इक्वल टू एल कॉपर ऑफ प्लस ऑफ 10। तो हम क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, हमने माना एल माना, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई इसका कितना है वो 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माना। तो आयरन के लिए हम ये ले लेंगे एल प्लस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसल्स आउट। 17 एल इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो 11 एल प्लस ऑफ 110, यही तो आएगा।
जी सर। ठीक है, 11L और ये, तो ये कितना हो गया 6L इज इक्वल टू 110। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 110/6, ये L की वैल्यू आ गई। तो दूसरा कितना होगा, तो इतना प्लस ऑफ दैट। ये गलत होगा, ये वाला रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, तो हमें फिर से इस केस में सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने कुछ उल्टा कर दिया, सर दोनों के L लेंथ जो को कंसीडर करने में उल्टा कर दिया। 18.33 आ गया। हाँ, तो यहाँ से जो भी आ जाए वो L हो गया। फॉर व्हाट L हो गया, तो कॉपर का लेंथ आ गया, तो आयरन के लेंथ में क्या हो जाएगा 10, उसमें और ऐड कर दो। ठीक है। क्लियर? आगे जी। बढ़ू मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, ये sir. तो हो गया सर इसकी कहानी। सर चलिए एक अब बार इसमें प्रीवियस दिखाइए, फिर जी उसका स्क्रीनशॉट ले लें सर। हो गया सर। हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। सर अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, वो है इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे वो आप पढ़ते हो ना, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसी तरह से थर्मल कंडक्शन के केस में आप पढ़ते हो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसी तरह से यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट का इक्विवेलेंट। इसमें दो पॉसिबल केसेस होते हैं, एक सीरीज का केस होता है, एक पैरेलल का केस होता है। आपसे कहेंगे कि मान लीजिए ये एक रॉड है और दूसरी एक और रॉड है हमारे पास, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। दे कैन बी आइदर ज्वाइंड इन सीरीज और दे कैन बी ज्वाइंड इन पैरेलल। सीरीज का मतलब एंड टू एंड और पैरेलल का मतलब साइड बाय साइड। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे ये कहे कि ये L1 है, इसका अल्फा 1 है, ये L2 है, ये अल्फा 2 है, और इस केस में आपसे अल्फा ऑफ सीरीज पूछा जाए, तो अल्फा ऑफ सीरीज के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा कि L इंटू अल्फा का समेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L। ये करेंगे हम। क्या मतलब हुआ सर, क्या क्या करेंगे हम इस केस में? इसका मतलब है कि अल्फा, जब आपको सीरीज में अल्फा की वैल्यू पूछी जाए, तो सीरीज में अल्फा की वैल्यू का मतलब होता है कि L1 अल्फा 1, ठीक है, L1 अल्फा 1 into प्लस ऑफ L2 अल्फा 2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय L1 प्लस ऑफ L2 एंड सो ऑन। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट को। इसी तरह से अगर आपको पैरेलल में पूछा जाए, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल का क्या मतलब होगा कि इफ यू प्लेस द टू बार साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब ये होगा कि एक बार रखा आपने, इसकी कुछ भी लेंथ हो, हमें नहीं मतलब, L1 अल्फा 1, ठीक है, और दूसरा बार आपने यहाँ पर रखा साइड, इसके साइड में, इसकी भी कुछ भी लेंथ हो सकती है, L2 अल्फा 2। अगर आपने ऐसे रखा है दो रॉड्स को साइड बाय साइड, तो इस केस में अल्फा इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी इन पैरेलल? तो पैरेलल में जो अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, दैट इज रिटन एज summation of alpha L divided by summation of 1 plus of L। क्या मतलब हुआ? तो अल्फा इक्विवेलेंट इन पैरेलल का जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, अल्फा 1 अपॉन L1 प्लस ऑफ अल्फा 2 अपॉन L2 डिवाइडेड बाई, ये अगर रेगुलर क्लास हो तो इसको हम ड्राइव करते हैं, ये अभी आपको सिर्फ रिजल्ट सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स याद रखिएगा अल्फा इक्विवेलेंट के। अल्फा इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल पे डिपेंड करते हुए सीरीज का अल्फा इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाता है, पैरेलल का ऐसे लिखा जाता है। ये फॉर्मूला नोट करिए, इस पे एक आध क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। कर लिया सर नोट। कर लिया नोट? चलिए, जैसे आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए सर, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा गया, सवाल सवाल पूरा लिखना, लिखूंगा नहीं, सवाल सुन लो सीधा सीधा, कि आपसे कहा जा रहा है कि सर दो रॉड है, लिखने में बड़ा टाइम जाता है यार। ये एक रॉड है एंड वी हैव अनदर रॉड। ये दो रॉड्स हैं आपके पास, एक का नाम है आयरन, दूसरे का नाम है मान लीजिए एल्यूमिनियम की रॉड। आपसे सवाल में बोला है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज 50 सेंटीमीटर, अल्फा की जो वैल्यू है फॉर द आयरन दैट इज इक्वल टू 12 into 10 to the power -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन है। इसका जो लेंथ है वो आपको बोला है 100 सेंटीमीटर है। आपको इसके अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 24 into 10 to the power -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड आपसे बोला है। तो आपसे पूछ रहा है कि द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ कंपोजिट सिस्टम इज, ठीक है। एवरेज कोफिशिएंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, क्या मतलब है? इक्विवेलेंट कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू बतानी है, अल्फा इक्विवेलेंट बताना है, तो अल्फा इक्विवेलेंट निकालेंगे इस कंपोजिट सिस्टम का, क्या आएगा देखो।
आगे आंसर आ रहा है। सर 2 into 10 to the power minus 6. सर 2 into 10 to the power minus 4 5 सर 5 minus 5 कैलकुलेशन 4.6 into सबकी 10 अलग to the अलग आ power रही है, minus of 4. Sir, 4.16 2 into कैलकुलेशन 10 to सबकी the अलग minus. अलग आ रही है। सीधी सीधी बात है, अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब है अल्फा L1 प्लस ऑफ अल्फा L2 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस ऑफ L2, यही फॉर्मूला लिखा ना आप लोगों ने। Yes sir. तो ये फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में चलिए सर 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 into 10 to the power minus 6 प्लस ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 24 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों के लेंथ का सम करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो 101010 सन्नाटा। ठीक है, ये हो गया सर। ये वाला टर्म कितना हो गया 240 और 15 पर 60, ये हो गया 24 into 10 मतलब 240 और ये 12 5 60, मतलब मेरे हिसाब से 300 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करके देख लीजिए जो भी सर इससे 2 आंसर into आ 10 to the power minus 5 आ रहा है। हाँ, यस सर अगर इसको वो 20 लिखेंगे तो 20 into 10 to the power minus 6 आएगा। अगर उसको आप वो 5 के टर्म्स में लिखें तो 2 into 10 to the power minus 5 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सर सिंपल सा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पे क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, तो कर लोगे। अब सीरीज पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है। अब इसमें एक और काम की बात पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ काम का सुने, आप लोगों को सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने सुना होगा 11वीं कक्षा में। सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, सब को मालूम है कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है सर तो इसमें एक बॉब होता है जिसका कुछ मास होता है। उसके मास से भले उस पर फर्क नहीं पड़ता उसके टाइम पीरियड पे, बट इसका जो लेंथ होता है इस लेंथ से इसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है। और टाइम पीरियड जो होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2π√L/g, ये सबको मालूम। अब एक बात याद रखो कि जब हम इस ये जो वायर है सिंपल पेंडुलम की जिसके साथ ये बॉब कनेक्टेड है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, इसको हीट करना शुरू कर दें, वी स्टार्ट हीटिंग दिस वायर और दिस रॉड जो भी है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, हीट करना शुरू करेंगे तो इसमें एक्सपेंशन आएगा, और एक्सपेंशन आएगा तो फाइनल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, यहाँ पर जो मैं टेम्परेचर के लिए यूज करूंगा सिंबल वो है थीटा। थीटा में यूज करूंगा क्योंकि दो टी में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए थीटा आई विल बी यूजिंग एज अ सिंबल कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा सर? टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा? इसका मतलब है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मतलब थीटा इज इंक्रीज्ड, इफ थीटा इज इंक्रीज्ड, ठीक है, टाइम पीरियड विल डू व्हाट, तो थीटा को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्लॉक विल बिकम स्लो, क्लॉक विल बिकम स्लो। और क्लॉक स्लो होने का क्या मतलब हुआ सर? क्लॉक विल बिकम स्लो, क्लॉक क्या हो जाएगा? स्लो। स्लो होने का क्या मतलब हुआ? वेदर इट विल लूज टाइम और इट विल गेन टाइम। सर टाइम ये लूज करेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं वो ये कहे तो स्लो, वो कह देगा लूज टाइम। लूज टाइम का क्या मतलब कि वो स्लो हो जाए तो लूज करेगा। भाई स्लो हो गया तो लूज करेगा, फास्ट होगा तब ना गेन करेगा। भाई कोई चीज अगर स्लो हो गई इसका मतलब है तो वो चीजें लूज हो रही है ना उसमें से, फास्ट हो गया तो जल्दी जल्दी हो रहा है तो वो गेन करेगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, नहीं मतलब सर, उल्टा मैं एकदम टाइम के रेफरेंस में चला गया। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब ये हीट करेंगे तो इस तरह से फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही आपको मालूम है कि गेन कब होता है, गेन तब होगा कि जब हम उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वो। तो बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, वो आपको टेम्परेचर बढ़ाई के सवाल पूछेंगे, मतलब एक्सपेंशन का ही केस लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन का केस तो नहीं लेंगे। अगर मान लो इन शॉर्ट
अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में फिर आप ये कह सकते हो कि साहब उस केस में बेसिकली आपका क्लॉक विल बिकम फास्ट एंड क्लॉक विल गेन टाइम। कॉन्ट्रैक्शन का केस तो नहीं लेते हैं वो, हाँ जी की वेरिएशन के साथ वो टाइम पीरियड को बढ़ा या घटा सकते हैं, वो जी के केस में सवाल बनाते हैं। बस इस केस में अगर एक्सपेंशन का सवाल लेंगे वो, तो उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ही। अब दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी बात, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें टाइम पीरियड का चेंज क्या है, तो चेंज इन टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए, तो इसमें फिर से मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, चेंज इन टाइम पीरियड। मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ड्राइव करने का समय नहीं। अगर ड्राइव कर करके सीखना है तो फिर रेगुलर क्लास अटेंड करिए। चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हाफ multiplied by alpha multiplied by delta theta multiplied by the original time period. This is the formula for the change in time period, half into alpha into delta theta, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये चेंज इन टाइम पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन टाइम पीरियड। अगर इसमें आपसे बोला जाए चेंज इन टाइम या लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम, तो ये लॉस इन टाइम अगर बोला जाए, लॉस इन टाइम, तो लॉस इन टाइम की वैल्यू क्या होगी, लॉस इन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, तो हाफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। दिस इज बेसिकली द लॉस इन टाइम। डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टाइम लॉस्ट इज इक्वल टू इतना। इसी में अगर तीसरा फॉर्मूला आपसे तीसरी चीज पूछ ले कि टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक इन अ डे, कितना टाइम उसने लूज कर दिया एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना टाइम लूज कर दिया, मतलब कितना सेकंड लूज कर दिया उसने। तो टाइम लॉस्ट इन अ डे, टाइम लॉस्ट इन अ डे, इन अ डे। ठीक है, तो इस केस में हम हमेशा इस क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा को 86,400 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये इससे क्यों किया, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड इज द बेसिकली नंबर सेकंड्स इन 24 आवर्स, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 43,200 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा सेकंड्स। अगर ये डेल्टा टी आपको सेकंड्स में पूछा गया है एक दिन में, तो एक दिन में आपको ये कर देना है कि भाई सिंपली 86,400 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर सिंपली ये पूछा गया कि कितना टाइम लूज हो रहा है, तो उसके लिए हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी लिख देना है। अगर आपसे बोले कि टाइम पीरियड में चेंज कितना आ रहा है, तो डेल्टा थीटा, ये एक्चुअली में यहाँ भी टी आएगा, तो डेल्टा टी जो होगा वो होगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, ओरिजिनल टाइम पीरियड, वेयर टी इज व्हाट, ओरिजिनल टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड। और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टाइम पीरियड। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सबको, हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त। यस सर। इस पे सवाल बहुत पूछे जाने की संभावना है, जेई में भी रिसेंट टाइम्स में इस पे सवाल पूछा गया है, 2016 2015 या 2016 में पूछा गया था इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करो। जल्दी से एक सवाल पे आता हूँ। कर लिया सर। कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन है कि सर a pendulum clock keeps correct time at 0 degree centigrade if it loses 12.5 seconds a day। एक दिन में 12.5 सेकंड लूज कर रहा है, कितने टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब आपको इसका अल्फा की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करिए। वो टाइम कितना लूज कर रहा है ये आपको गिवन, एक दिन में कितना टाइम लूज किया दैट इज गिवन टू यू।
So delta Q the change in heat. Delta theta is not the change in heat, that is the change in temperature. मैंने वहां पर साथ साथ लिखा है ना कि थीटा मैं यूज कर रहा हूँ फॉर टेम्परेचर. सर 1/43200 आ रहा है सर. चलिए आप लोगों ने आंसर बताया, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि सर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर आप टाइम का चेंज लिखेंगे तो कितना आएगा. टाइम लॉस्ट, और टाइम लॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर एक दिन की बात वो कर रहा है. तो एक दिन की बात का क्या मतलब है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ ना बोलिए भाई. Yes. मतलब टाइम लॉस्ट कितना है वो 12.5 है, इंटू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. टेम्परेचर का डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर 0 और 25 डिग्री पे ऐसा कारनामा हुआ है, तो इसका मतलब ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 86,400, यही तो आएगा. तो 12, 25, 2 2 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, और यहाँ पर आपको निकालना क्या है, अल्फा. छूट गया मेरा, सॉरी यहाँ पर अल्फा है. तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 1/86,400 आ गई पर डिग्री सेंटीग्रेड. मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है. देखिए सर आप लोगों ने क्या अजूबा किया, मेरे हिसाब से तो ये आंसर आया है. 1/2 तो होगा ना सर. कौन सा 2? ठीक है सर. सबको समझ में आया या नहीं आया भाई? आगे इसने आपको क्या बोला है, एक दिन में कितना टाइम लूज किया वो डायरेक्टली आपको गिवन है ना. तो जब भी एक दिन का वर्ड लगा देना वो क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे 86,400 से मल्टीप्लाई कर लेना है, सीधी बात है. अगर उसने ये नहीं लिखा होता एक दिन, वो लिखा, अगर ये लिखा होता कि अ क्लॉक लूजेस 0.1 सेकेंड्स, ठीक है, पर ऑसिलेशन या पर टाइम पीरियड, ऐसा लिखा होता है तो फिर आप 86,400 से मल्टीप्लाई नहीं करते. बट जब पर डे लिख दिया जाए, और ज्यादा चांसेस क्वेश्चन में क्या रहेगा, पर डे, एक दिन की बात करेगा वो. जब एक दिन की बात करेगा तो क्या करना है आपको, एक दिन का जो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स है दैट इज 86,400 सेकंड, दैट यू हैव टू डू, राइट. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये बात समझ में आ गई सबको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये क्लियर हो गया है सबको, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है सर एक्सपेंशन से रिलेटेड, दैट इज थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस, ये बात सुनिए, इस बात के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है. तो आई होप कि आपको पता होगा स्ट्रेस का क्या मतलब होता है और स्ट्रेन का क्या मतलब होता है. स्ट्रेस का मतलब होता है द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रेस. और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन अ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है. थर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि अगर इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा के इसको खींचूं या इसको दबाऊं, तो इस केस में मैंने कितना फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉडी, दैट बेसिकली प्रोवाइड्स यू द स्ट्रेस. और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है स्ट्रेन. स्ट्रेन का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको खींचूंगा, सोचो अगर मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो कुछ लेंथ में चेंज आएगा. तो कितना चेंज आया लेंथ में अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेन. इसी तरह से अगर एरिया होता तो कितना एरिया में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल एरिया. इसी तरह से वॉल्यूम होता तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एक को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, एक को आपको याद होगा कि आपको सुपरफिशियल स्ट्रेन कहते हैं, और एक को आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं. तो ये डिफरेंट स्ट्रेन है जो आप लोगों को पता होगा. खैर मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द लीनियर एक्सपेंशन, तो यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन का केस ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसी में मैं थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ. अब ये थर्मल स्ट्रेस बेसिकली इस केस में है क्या, देखो मान लो ये दो फिक्स्ड दीवार है और इसके बीच में आपने एक रॉड फंसा दिया है और इसको हीट कर रहे हो.
अगर आप इस सर, रॉड आप को हीट स्क्रीन करो, फ्रीज हो गई। स्क्रीन नहीं दिख रहा था। स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। नहीं नहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? सर सर वीडियो में नहीं दिख रहा है। वीडियो भी नहीं दिख रहा है? वीडियो तो दिख रहा है, हेडिंग लिखी हुई है थर्मल स्ट्रेस। हाँ जी सर, बस अब दिख रहा है। मेरी बात सुनो, स्क्रीन पे सिर्फ थर्मल स्ट्रेस लिखा हुआ है, बाकी चीज मैं वीडियो में जो दिखा रहा हूँ वो सुनते रहो। मैंने आपसे बोला कि ये कोई रॉड है, दिख रहा है? हाँ ना बोल। जी सर। इसको मैंने दो फिक्स सपोर्ट के बीच में ऐसा लगा दिया। अब इस रॉड को मैं हीट करूं, तो इस रॉड को हीट करूंगा तो ये रॉड इसी लेंथ पे रहेगा या रॉड में एक्सपेंशन आएगा, इसके लेंथ में एक्सपेंशन आएगा या नहीं आएगा? सोच के देखिए, आप लोग समझदार हैं, आएगा। अब देखो ये एक्सपैंड होना चाह रही है, ये क्या करना चाह रहा है, एक्सपैंड होना चाह रहा है, बट दीवार बहुत मजबूत है, अंबुजा सीमेंट, वो दीवार टूटने को तैयार नहीं है। मतलब ये रॉड दीवार तोड़ के एक्सपैंड नहीं हो सकता, ये कंडीशन समझो। ये एक्सपैंड हो रहा है बट द वॉल इज नॉट अलाउइंग इट टू एक्सपैंड। तो अगर ये एक्सपैंड नहीं होता है ना तो वहां से बेंड हो जाता है, बकल कर जाता है, सुना होगा कभी आप बीच में लोगों से ने, बेंड हो जाएगा बेंडिंग अंकल ये। है ना, बेंड हो जाता है, बकलिंग हो जाती है। खैर, तो अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हीट के कारण ये एक्सपैंड हो रहा है। तो एक्सपैंड हुआ तो दीवार ने उसको एक्सपैंड होने से रोका, तो दीवार उस पर फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हीट के कारण जो एक्स्ट्रा फोर्स दीवार को लगाना पड़ रहा है ऑन द रॉड, दैट इज बेसिकली द कॉज फॉर द थर्मल स्ट्रेस। पता नहीं सर क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ में आया। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए, मतलब ये समझिए कि आप ये मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, अगर ये फ्री हो, अगर इफ इट इज फ्री टू एक्सपैंड, मान लीजिए इस रॉड का लेंथ एल है, टेम्परेचर इसका टी है, ठीक है, टेम्परेचर इनिशियल टी है, इसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया। इसका इनिशियल टेम्परेचर स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू टी और T1, और फाइनल टेम्परेचर हमने इसका बढ़ा के कुछ T2 कर दिया, T फाइनल बिकम्स इक्वल टू T2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में इसका एक्सपेंशन होगा। मान लीजिए कि इसका अल्फा इज अल्फा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई हमसे पूछ ले कि इसमें स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू हीटिंग द रॉड। तो स्ट्रेन कितना आएगा, तो स्ट्रेन का बेसिक मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ होता है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय जस्ट चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा मैं यूज कर रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर के लिए, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको आप एक काम करो, इसको θ1 θ2 लिख लो। देखो टेम्परेचर कई बार थीटा से रिप्रेजेंट होता है, आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे। इसका कारण यह है कि टाइम पीरियड और टेम्परेचर दोनों टी से रिप्रेजेंट हो तो कई जगहों पे कंफ्यूजन आ जाती है, तो इसलिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एल से एल कट गया, तो ये एक स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी स्ट्रेन को हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेन, जो चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण आ रहा है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। दिस इज द थर्मल स्ट्रेन। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ ना बोलो। यस सर, अच्छे से आ गया। अच्छा एक बात और याद रखिए, याद रखिएगा, यंग्स मॉड्यूलस आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है क्या यंग्स मॉड्यूलस? वाई इज नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस। यस सर। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है सर? यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है वो ऐसा स्ट्रेस जो सिर्फ लेंथ के अलॉन्ग हो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब ऐसा स्ट्रेन जिसमें सिर्फ लेंथ के चेंज की बात हो रही हो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यंग्स मॉड्यूलस अगर मुझे रॉड का गिवन है और मुझे स्ट्रेस निकालना है और स्ट्रेन मुझे पता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा है, तो यहाँ से जो स्ट्रेस कैलकुलेट होगा, दैट स्ट्रेस विल बी रिटन एज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। क्लियर हो गई बात? ये थर्मल स्ट्रेस कहलाता है। दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। मतलब टेम्परेचर को बदलने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस को हम फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं। सर आप लोगों को शायद याद हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूं, एज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इस फोर्स को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं y इंटू ए इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं y इंटू ए इंटू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स।
that will act on the rod due to this thermal stress. थर्मल स्ट्रेस के कारण जो फोर्स एक्ट करेगा रॉड पर वो ये इतना होगा। क्लियर? जी सर। ठीक है सर, ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, आज इतना ही।